साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम 10वीं क्लास गणित चैप्टर 5 की शुरुआत करेंगे। आज हम जो 5वां चैप्टर हमारा है वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में होता क्या है कि मुख्य रूप से हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्याओं का मतलब ये नहीं है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ये सब संख्याएं नहीं है। उसमें क्या होता है, संख्याओं का एक समूह होता है और संख्याओं के समूह में किसी निश्चित संख्या का योग या जोड़ के हैं, घटाव के हैं, है ना। इस तरह की संख्याएं जब किसी एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तब समांतर श्रेणी बनता है। तब समांतर श्रेणी को समझते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं होता क्या है। हमने कुछ पॉइंट्स को लिखा हुआ है, समझिएगा। कहा गया एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। मतलब समांतर श्रेणी क्या है, एक सूची है, संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, मतलब पहला पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहां हमें पहला पॉइंट में क्या कहा गया कि एक ऐसी संख्याओं की सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर बाकी के पदों में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है। यहां जोड़ने का शब्द आया, जोड़ने के जगह घटाव भी आ सकता है, या जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए, यदि यह निश्चित संख्या एपी, इसने कहा था ना निश्चित संख्या, बताएंगे निश्चित संख्या क्या, हम उदाहरण से समझाएंगे, पहले पॉइंट को समझिए। यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर कहलाती है। सार्व अंतर को हम डी से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सार्व अंतर को हम डी से लिखते हैं, छोटे वाले डी से। यह सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। मतलब सार्व अंतर जो है वो धनात्मक अंक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट को जब हमने समझाया तब हम पहले उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, तब बेहतर आप समझ पाएंगे। देखिए यहां हमने ले लिया, एक काम करते हैं, अभी तो एपी हम नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी पहले समझा रहे हैं पॉइंट्स को। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट आगे दिया। अब देखिए क्या कहा, जैसे जैसे पॉइंट कहा उस हिसाब से आपको समझाते हैं। अब यहां से देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 1 प्लस 2 1 प्लस 4 हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे तो है, फिर लिखेंगे 1 प्लस 6 1 प्लस 8 1 प्लस 10, ऐसे है। इसको भी तोड़ते हैं, समझिएगा। अभी 1 1 प्लस 2 या फिर 2 गुना 1 कर देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। 2 गुना 1 1 प्लस 2 गुना 2 1 प्लस 1 प्लस 3 गुना 2 प्लस 1 प्लस 4 गुना 2 1 प्लस 5 गुना 2। अब समझिएगा ध्यानपूर्वक, यहां से क्या कहा गया, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची। तो सबसे पहली बात, यहां एक शब्द क्या आया, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची। सूची यहां है ना। तो समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी कहने का मतलब यह है कि जैसे मेरे पास यह एक संख्या का समूह दिया हुआ है ना। इस संख्या में एक चीज देखिए, तो पहला पद को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कितना, मतलब संख्याओं के बीच में संख्या को जोड़ा गया है या घटाया गया है।
इसमें एक में 2 जोड़ा गया तो 3 बना, फिर 3 में 2 जोड़ा गया तो 5 बना, 5 में 2 जोड़ा गया तो 7 बना, 7 में फिर 2 जोड़ा गया तो 9 बना, और 9 में 2 जोड़ा गया तो 11 बना। मतलब सभी संख्याओं में हमने क्या देखा कि +2 हो रहा है सभी में, यानी कि 2 जुट रहा है सभी में। तो इसी को हम बोलते हैं जब सभी संख्याओं के बीच जो अंतर होता है, अंतर यदि 2 का है, 2 नहीं मतलब समान अंतर है, बराबर अंतर है ना। हमने क्या देखा, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2, इन दोनों का भी अंतर 2, इन दोनों का भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। तो सभी संख्याओं के बीच अंतर 2 का है, इसका मतलब है कि यह समांतर श्रेणी में है, जिसको हम बोलेंगे एपी में होना। ठीक है, जब भी संख्याओं के समूह में उन संख्याओं का क्रमागत संख्या होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, क्रमागत, क्रमागत कहने का मतलब है लगातार संख्याओं का अंतर। ऐसा नहीं कि आप 1 उठा लीजिए 7 उठा लीजिए, नहीं, क्रमागत होनी चाहिए, लगातार होना चाहिए। जब भी होगा वो लगातार अंतर हमें फाइंड करना होगा, समझे। तो जब भी संख्याओं के लगातार जब हम अंतर निकालते हैं, अब वो अंतर यदि बराबर बराबर सबका होता है, तब वह समांतर श्रेणी में कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब समझिएगा आगे। अब ये जो संख्याएं 2 2 2 2 इसमें सब में जुड़ा हुआ है ना, ये 2 ही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, यहां नहीं दिया हुआ है, ये कहलाता है हमारा सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब जिसको हम डी लिखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तब जो संख्याओं के बीच, क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसे ही हम सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, यहां तक। यहाँ तो हमने धनात्मक वाला हमने उदाहरण लिया, यानी प्लस वाला, माइनस वाला भी होता है, हम उदाहरण से समझाएंगे। ठीक है, इसे भी हम आगे जाकर समझाएंगे, जब हम यहाँ आएंगे ना, इसमें आएंगे इस वाले पद में, तब हम इसे समझाएंगे। अभी फिलहाल इसे हम मिटा देंगे, समझिएगा। समझिए, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट में आइए। तीसरा पॉइंट में हमने लिख रखा है, एक एपी के पहले पद को ए1, दूसरे पद को ए2, तीसरे पद को ए3, डॉट डॉट nवें पद को an लिखा जाता है। अभी देखिए, हमने एक संख्या लिखा था, हमने मिटा दिया। फिर से हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 9, 9 तक ही मान लेते हैं। ठीक है, बाकी ऐड कर लेते हैं। अब ये क्या हुआ, ये जो है ना, इसको हम लिखते हैं a1। a1 मतलब प्रथम पद, देखिए हमने लिखा हुआ है, पहले पद को a1, दूसरे पद को a2। ये हमारा हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, ये हो गया a5। इसी प्रकार से संख्या आगे चलती जाएगी। तो ऐसा तो होगा, अब यहाँ हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 17वां पद। 17वां पद। अब 17वां पद कहने का क्या मतलब है, कि जिस प्रकार पहला पद 1 है, पहला पद 1 है, दूसरा पद 3, तीसरा पद 5, चौथा पद 7, तो 17वां पद क्या होगा, है ना। इस तरीके से होगा सवाल हमारे पास। तो 17वां पद कहने का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पहला पद है तो a1 है, दूसरा पद है तो a2 हो गया, तीसरा पद है तो a3 हो गया, चौथा पद है तो a4 हो गया। तो 17वां पद है तो हमें लिखेंगे a17। समझ में आया। इतना सब तक समझिए, जितना मैं समझा रहा हूं उतना आप समझ लीजिए, समझते जाइए। ठीक है, बाकी आगे जब आएगा प्रश्न तो हम वहां भी क्लियर करते जाएंगे, जितना समझा रहा हूं तो समझिएगा। अब सार्व अंतर को डी से लिखा जाता है, तो मैंने यही बता दिया। अब AP A1 A2 A3 A4 A5 डॉट AN हो, तो अब ये भी हमने यहाँ कराया कि A1 A2 A3 A4 A5 डॉट कहाँ जाएगा, AN। AN कहने का मतलब है कि अनंत बिंदु, अंत पॉइंट तक, है ना, अंत संख्या। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि अंत बिंदु तो हमें नहीं पता क्या होता है, क्योंकि अनंत होते हैं संख्याएं। तो संख्याएं अनंत होती है, लेकिन जैसे हमने यहाँ लिखा 17वां पद, तो ये 17 ही मेरे लिए n है। यहाँ हमें 17 तक पूछा गया,
इसका मतलब मेरे पास nवां पद जो है वो 17 है यहाँ पर। तब हम इसी A17 के जगह हम सूत्र में प्रयोग हम करते हैं an। इसका जिक्र हम यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ, ठीक है, समझिए। उसके बाद हम आते हैं, ये हमने बता दिया यहाँ, ये सार्व अंतर जो सबसे ज्यादा है कि हम जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हमें दो तीन चीजों की हमेशा जरूरत पड़ेगी। एक सार्व अंतर डी का और दूसरा प्रथम पद, पहला पद यानी कि ए का। तो इन दो बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ हमने A1 बोला है ना, तो A1 को ही हम A भी लिखते हैं, ठीक है। अब आइए सार्व अंतर आपको बता रहा हूं मैं, सार्व अंतर डी, सार्व अंतर डी। डी कैसे निकालना है एक बार ध्यानपूर्वक समझिएगा। डी जब भी निकालना होगा तो लगातार संख्या होनी चाहिए, ठीक है। डी निकालने के लिए क्रमागत संख्याओं को हम घटाते हैं। जैसे 3 में से 1 को घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे, 7 में से 2 को, सॉरी 5 को घटाएंगे, 9 में से 7 को घटाएंगे। तो मतलब हमें सभी को घटा कर नहीं देखना है। हमें क्या करना है, किसी भी दो पद को लेंगे, क्रमागत पद को, और उस पद को हम घटा कर देखेंगे। जैसे बता रहा हूं आपको, जिसे सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है तो हमें संख्या नहीं लिखना है, पहले हमें पद लिखना है। जिसे मान लीजिए ये दूसरा पद है तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि अगले वाले पद से पिछले को घटाते हैं, तो A2 माइनस A1 होगा। अब A2 का मान क्या है 3, तो यहां से हो गया 3 माइनस A1 का मान क्या है 1, तो हमारा D का मान कितना आ गया, हमारा D का मान आ गया 2, ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि आप आगे और चाहते हैं निकालना, तो देखिए अभी हमने A2 से A1 को घटाया, तो अब हम A3 से A2 को घटाएंगे। देखिए तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान क्या है 5, माइनस A2 का मान क्या है 3, तो कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। तो आप किसी भी पद को, दो क्रमागत पदों को जब भी आप घटाओगे, क्रमागत तो लगातार होता है, ध्यान रखिएगा, तो किसी भी दो क्रमागत पदों को जब हम घटाएंगे वही हमारा सार्व अंतर होता है, यानी कि डी होता है। यहां समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए, ये तो मैंने समझा दिया। अब यहां से एक चीज और समझिएगा, ये तो हमने संख्याओं को घटाया ना। अब कोई भी संख्या देखिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने 10 लिया, तो 10 के पहले कौन सी संख्या आएगी 9 आएगी, तो 10 में से 1 घटाएं तब ना 9 आया। उसी प्रकार से मान लीजिए हमें an पद दिया हुआ है, तो an पद दिया हुआ, तो उसमें से जब हम एक घटाएंगे तो क्या आएगा an माइनस 1 होगा कि नहीं। तो देखिए n पद के लिए हमने क्या लिखा हुआ है an माइनस 1 लिखा है ना। चलिए ये ज्यादा जरूरत नहीं है इसका, ठीक है, पर फिर भी हमने बता दिया। अब आइए, अब इसको समझते हैं, ठीक है। इस वाले को थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। अब देखिए यहां से साफ करने से बेहतर है आप यहां समझिए, हमने इस प्रश्न में एक चीज क्या देखा है, ध्यान से देखिएगा। क्या ये जो संख्या 1 3 5 7 9 है, इसको देखिए तो पहला पद 1 3 5 7 9 ऐसे दिया हुआ है हमारे पास संख्या। अब हमने बताया कि इसको हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। यहां तक है। अब यहां से देखिए, ए को ही हम ए भी लिखते हैं, इसी को हम ए भी लिखते हैं। तो ये जो हमारा पद है, यहाँ यही बार हमने लिखा सेम संख्या 1 से 9 तक हमने यहाँ लिखा हुआ है। हमारा डी कितना आया, सार्व अंतर 2 आया है ना। यानी कि देखिए तो यहां से एक बात, 1 बराबर A1 बराबर A हो गया। अब ये 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस डी, यानी कि A प्लस डी। कैसे लिखेंगे समझिएगा ध्यानपूर्वक। A का मान क्या है 1, और D का मान क्या है 2, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3।
यानी कि दूसरा पद जो है, एक काम करते इसमें ना थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, ठीक है। हम इस पॉइंट को मिटा रहे हैं ताकि हम उसको बेहतर ढंग से आपको समझा पाए, ठीक है। देखिए इसको मिटा रहे, अब यहां से देखिए अब मैं बेहतर ढंग से और समझा पाऊंगा। हम यहां संख्या लिए 1 3 5 7 9, हम इतने ही संख्या ले आपको समझाने के लिए। इसको हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। तो यहां से A1 जो है इसी को हम A लिख सकते हैं, A1 को हम A लिख सकते हैं, यानी A का मान कितना आ गया 1। अब यहां से एक बात और, इसको हम लिखने से पहले हम D निकाल लेते हैं। देखिए यहां से जब हम D निकालेंगे तो क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 3 माइनस A1 का मान क्या है 1, तो D कितना आ गया 2। फिर और भी एक 2 D निकाल के देख लेते हैं। A3 में से A2 घटाते हैं तो A3 का मान क्या है 5 और A2 का मान क्या है 3, कितना आ गया 2 आ गया। चलिए डायरेक्ट हम यहाँ लेते हैं, तो A5 माइनस A4 करते हैं तो A5 का मान कितना 9 माइनस A4 का मान कितना 7, तो D हमारा 2 आया कि नहीं। हमने 3 को निकाल के देखा, तीनों में हमारा 2 ही आया है। अब आइए इसको समझाते हैं, एक जो हमारा एपी का जो व्यापक रूप होता है हम उसको निकालना चाह रहे हैं, समझिएगा। क्या इस संख्या, इस सीरीज को, इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, कॉमा डॉट। ये हमारा एपी बराबर हो गया, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं। एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां लिखा हुआ है। अब समझिए कैसे लिखेंगे। ए का मान क्या है, ए का मान 1, ए प्लस डी, ए का मान 1 और डी का मान कितना 2। ए का मान 1, 2 गुना डी का मान कितना 2, 1 प्लस 3 गुना डी का मान 2, 1 प्लस 4 गुना डी का मान 2 आ गया। देखिए तो 1 2 1 3, 2 दूनी 4, 4 1 5, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8 और 1 9। यही वाली संख्या देखिए यहां से सेम मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। तब हमने यहां से क्या पता चला, हमें यहां से देखिएगा, अभी यहां से समझते जाइएगा। तब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये जब इसके सामने मिल गया तब देखिए तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, A1 को हम ए लिख सकते हैं, A2 को हम ए प्लस डी लिख सकते हैं और A3 को हम ए प्लस 2D लिख सकते हैं, A4 को हम ए प्लस 3D लिख सकते हैं, A5 को हम ए प्लस 4D लिख सकते हैं। अब यहां से हमने क्या एक चीज पाया, समझिए तो एक चीज हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि यदि प्रथम पद है तो एक भी डी नहीं है, दूसरा पद है तो एक डी है, तीसरा पद है तो 2D है, चौथा पद है तो 3D है और पांचवा पद है तो 4D है। मतलब जौन सा पद निकालना है उसमें से एक डी कम करना है। जैसे हमने क्या देखा, देखिए तो यहां देखिए लिखे हुए हैं A1 बराबर जब हमने निकाला तो एक भी डी नहीं है, A2 हमने निकाला तो एक डी है, A3 हमने निकाला तो 2D है, A4 निकाला 3D है। इसी प्रकार मान लीजिए A17 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे इसको A प्लस 16D, क्योंकि सब में देखिए एक एक डी कम है कि नहीं है, तो उसी प्रकार 17 था तो हमने 16D लिया, ए बाकी जुटे रहे इसमें। समझ में आया आपको। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए A25 है, 25वां पद हमें ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे A प्लस 24D लिखेंगे, ठीक है।
इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक बात समझिएगा, जब हमें यहां तक हमने बता दिया आपको, तो थोड़ा सा और समझना, एक बिंदु और समझना है कि जैसे भाई हमने a25 बराबर a+24d हमने लिखा ना, तो देखिए, तो अगर हम an हम निकालना चाहें तो क्या हम ऐसे लिखेंगे n-1 गुना d। क्यों लिखेंगे समझिएगा यहां से एक बार। यहां देखिए a25 जब हमने निकाला तो a25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे, समझिएगा। ये a25 है ना, a25 को हम देखिए तो a+25 माइनस 1 × d लिखेंगे, तो ये आ गया a+24d हो गया। देखिए ये वाला यहाँ बिल्कुल मैच हो रहा है। तो उसी प्रकार जब n पद है, यहाँ देखिए 25 था तो 25 में से एक हमने घटाया कि नहीं, तो यहाँ n पद है तो n में से एक घटाएंगे नहीं। बाकी d जैसे यहाँ है, d यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है। समझ में आया? तो देखिए ये हमारा सूत्र बन गया n पदों का। जब हमें nवां पद ज्ञात करना होगा तब हमें ये सूत्र प्रयोग, ये सूत्र हमारा बन गया nवां पद के लिए, समझे? ये हमारा nवां पद के लिए ये हमारा सूत्र बन गया। लेकिन अभी हम सूत्र आपको बताएंगे, अभी कुछ और चीजें हमें समझाना बाकी है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम कुछ और चीजों को देखते हैं। साथियों देखिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिसमें कहा गया, अभी हमने समझाया था ये वाला पॉइंट है ना, तो इसे ही हम एपी का व्यापक रूप कहते हैं। देखिए एपी का व्यापक रूप क्या होता है, a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। हमने अभी एक प्रश्न भी बताया था, उसी पर आधारित उदाहरण में लिया था ना, 1 3 5 7 9 करके, अब हमने सब बनाकर भी दिखाया था। तो ए जो होता है वो पहला पद होता है जिसको प्रथम पद कहते हैं, और डी को हम सार्वंतर कहते हैं, हमने बताया है भी। दूसरा में आइए परिमित और अपरिमित क्या होता है। परिमित का मतलब हम जिसको फाइनाइट कहते हैं, और अपरिमित मतलब इनफाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें एक निश्चित संख्या दिया हुआ हो, है ना, जिसमें एक निश्चित संख्या दी हुई हो। देखिए कहा गया जिसमें पदों की संख्या परिमित, यानी कि जिसको हम सीमित भी कहेंगे, होती है, अर्थात जिसमें अंतिम पद दिया हो। जैसे हमने कुछ संख्या दिया हुआ है 140, 145, 150, 155, 160, डॉट डॉट कहां तक जा रहा है 180 तक। मतलब क्या है कि इसमें 5-5 का अंतर दिया हुआ है, अंतर 5-5 का है, तो मतलब 180 तक ही जाएगा, 180 के बाद वो आगे नहीं जाएगा। तो ये सीमित हो गया कि नहीं हुआ, इसका अंत हो गया। 140, 145, 150 5-5 बढ़ते हुए जा रहा था, ये कहां तक जाएगा, मात्र 180 तक जाएगा। यानी ये शांत हो गया कि नहीं हो गया, सीमित हो जाएगा कि नहीं, इसलिए हमने लिख दिया सीमित। ठीक है, 200, 190, 180, 170, हम क्या देख रहे हैं 10 घटता जा रहा है। तो 10 घटते 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 कहां तक जाएगा, 90 तक जाएगा। 90 के बाद वो घटना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सीमित हो गया कि नहीं, सीमित समझ में आ गया होगा। परिमित, आइए अपरिमित में, वैसा एपी जिसमें अंतिम पद नहीं होता है, इसका अंत ही नहीं होता कि जाना कहां तक है। देखिए 1 3 5 7 9 11, मतलब विषम संख्या है। अब 11 के बाद डॉट डॉट दिया हुआ है, मतलब कहां, डॉट डॉट के बाद भी कोई अंत है ही नहीं, कोई संख्या है ही नहीं। यहाँ भी डॉट डॉट कहा, लेकिन लास्ट में संख्या दिया हुआ था कि भाई आपको कहां तक जाना है, 180 तक जाना है, इसे कहां तक जाना है, 90 तक जाना है, उसके बाद इसको आगे जाना ही नहीं है। लेकिन इसमें कोई ऐसा है ही नहीं, ये बस जा रहा तो जा रहा, कहां तक जा रहा है इसका कोई अंत नहीं है। तो जिसमें अंतिम बिंदु नहीं दिया हुआ हो, या बिंदु नहीं, अंतिम पद नहीं दिया हुआ हो, तो हम उसे अपरिमित कहते हैं, और जिसमें अंतिम पद दिया होता है उसे हम परिमित कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हम आपको ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बताएं कि हो सकता है यदि ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। सूची की प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं, मतलब देखिए कहने का मतलब है सूची की जो प्रत्येक संख्या होता है ना उसे हम पद कहते हैं। देखिए तो इसमें कितने पद हैं, एक पद,
2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद है इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। अच्छा, इसको नहीं बताया है ना। देखिए हमने इसके पहले क्या बताया था कि जो समांतर श्रेणी होता है, यानी कि एपी जो होता है, उसमें किसी संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य हमने बताया था। इसमें क्या ऐड हो रहा है? देखिए इसमें धनात्मक संख्या 2 का ऐड हो रहा कि नहीं, इसमें 10 का घट रहा कि नहीं, और इसमें शून्य जुट रहा है या शून्य घट रहा, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 या तो जोड़ दीजिए या 0 घटा दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसमें, है ना। तो इस पर आधारित हो गया। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा एपी होता है ना, एपी का ये सारे जो, इसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये सब हमारा क्या है? पद है। ठीक है। अब हमने बताया था कि ये हमारा जो है वो ए एन के रूप में काम करेगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? ए एन कहलाएगा। और ये जो है, ये जो पहला पद है, ये हमारा ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है। अब हम प्रश्न देखेंगे। तो इसमें देखिए ए एन तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, इसमें ए एन हमें नहीं दिया हुआ है। ये पहला जो होता है इसको हम ए कहते हैं। ठीक है। आइए कुछ अब प्रश्नों को देखते हैं इसके साथ में। साथियों देखिए मेरे पास कुछ बेसिक सवाल हमने लिया है, बहुत बेसिक है, समझिएगा। हमें कहा गया, हमने एक प्रश्न लिया जो ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल पूछा जा सकता है, जो कहा गया एक एपी के बारे में जानने के लिए आपको न्यूनतम किस सूचना की आवश्यकता होती है। मतलब कहा गया कि यदि हमें ये जांचना है या हमें ज्ञात करना है कि वो एपी में है या नहीं है, ठीक है, तो एपी ज्ञात करने के लिए हमें 2 सूचना की आवश्यकता होती है। एक प्रथम पद ए और दूसरा सारवंतर डी की हमें आवश्यकता होती है। तो एपी के बारे में यदि हमें जानना है तो हमें 2 चीजों की आवश्यकता होगी, एक प्रथम पद ए और दूसरा सारवंतर डी की आवश्यकता होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका ये सवाल दे सकता है। अब आइए, हमने इसी से संबंधित हमने 2-3 क्वेश्चन लिया हुआ, समझिए। हमें क्या कहा गया? यदि प्रथम पद ए और डी दिया हो तो एपी ज्ञात करें। चलिए, अच्छी बात है, सवाल अच्छा है। ए का मान 6 दिया हुआ, डी हमें 3 दिया हुआ है। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है? अभी हमने बताया था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी प्रकार आगे जाएगा। ए का मान कितना है? 6, तो 6 प्लस डी का मान 3, 6 प्लस 2 गुना 3, 6 प्लस 3 गुना 3, 6 प्लस 4 गुना 3। बहुत आसान है, समझते जाइएगा। 6, 6 3 9, 6 प्लस 3 3 दूनी 6। यहाँ देखिए हम कुछ नहीं करें, ठीक है। 3 तिया 9, 6 प्लस 4 तिया 12। बस देखिए हमारा ये सवाल बन गया। क्या है? 6 9 6 6 12, 9 6 15, 12 6 18। ये देखिए हमारा एपी बनकर क्या हो गया? एपी बनकर तैयार हो गया। समझ में आया? तो एपी का ये व्यापक रूप हमारा जो है, इसको लिखना है आपको। ए और डी का मान बैठाते चल जाइए, गुना करके जोड़ दीजिए, आपका एपी बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस चीज की पुष्टि कर दिया हमारा ये सवाल। आइए इस पर आते हैं। एपी ज्ञात करना है तो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी प्रकार आगे जाएगा। ए का मान -7, ठीक है, डी का मान -2। ए का मान -7, 2 गुना -2, कॉमा ए का मान -7 प्लस 3 गुना डी का मान -2। ठीक है, देखिएगा -7 प्लस -2,
-7 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, उसके बाद -7 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा एक स्टेप और, तो यहां से आ जाएगा a प्लस 4d, तो यहां से आ जाएगा -7 प्लस 4 गुना -2। ठीक है, हालांकि कोई फायदा नहीं है, जो मैं चाह रहा था ना यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, कोई बात नहीं, बढ़ा दिए तो रहने दीजिए। यहां से आएगा -7 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, यहां से क्या हो जाएगा -7 माइनस दोनों है तो -9, दोनों माइनस है तो -11, दोनों माइनस है -13, दोनों माइनस है -15। ये देखिए हमारा क्या हुआ, एपी बनकर तैयार हो गया। तो मतलब क्या हमने यहाँ देखा, यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि यदि हमें ए और डी पता हो तब हम एपी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और दिया उसको भी देख लेते हैं। एक काम कर देते हैं, देखिए कैसे ये संख्या बढ़ता है आगे, 5 10, ठीक है रहने दीजिए। तो यहां से एपी बराबर देखिए तो क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। थोड़ा सा हम यहाँ अंतर कर देते हैं, ठीक है, सवाल में थोड़ा समझिएगा, 4d। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। थोड़ा सा हम इस सवाल को यहाँ बदल देते हैं, यहाँ 5 के जगह ना, 5 के जगह हम कर देते हैं 8, सॉरी हाँ डी के जगह 5 था वहां हमने 8 कर दिया। समझिए, ए का मान -30 कॉमा -30 प्लस डी का मान 8, -30 प्लस 2 गुना 8, -30 प्लस 3 गुना 8, -30 प्लस 4 गुना 8। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहां देखिए ए प्लस 5d, ठीक है समझिएगा। तब ये भी एक स्टेप बढ़ जाएगा, -30 प्लस 5 गुना 8, ठीक है। यहां से आया -30, -30 में प्लस 8 जोड़ दीजिए। अगर ये जिसको नहीं समझ में आता है आप लोग समझिएगा, मतलब इसके पास 30 रुपये माइनस में यानी कि कर्ज में था, 30 रुपये कर्ज में था, तो इसने क्या किया 8 रुपये उसको दे दिया, जिसका कर्जदार था ये, इसने कर्जदार को 8 रुपये दे दिया, तो कर्ज इसके पास कितना बचा, 22 बचा। -30 8 दूनी 16, यानी कि -30 रुपये कर्ज था इसको, तो 16 रुपये दे दिया, तो कितना बचा -14। 8 तिया 24, 30 रुपये कर्ज था तो 24 रुपये दे दिया, तो कितना बचा -6, -30, 8 चौक 32। अब इसके पास 30 रुपये कर्ज था, लेकिन इसके पास स्वयं 32 रुपया हो गया, तो 32 में से 30 दे दिया उसको, कितना बचा, अब +2 बच गया, इसके पास कर्ज खत्म हो गया। 8 पचे 40, 40 में से 30 दे दिया तो 10। इसी प्रकार ये एपी। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा एपी तो बनाने हमने सीख लिया यहां से कि एपी बनता कैसे है। एपी को हमने कैसे बनाने सीखा कि यदि हमें ए और डी दिया हुआ रहेगा तब हम एपी आसान से निकाल लेते हैं। ये देखिए पहला पद हमारा माइनस में था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते गए वो हमारा प्लस में कन्वर्ट होता चला गया। कैसे हुआ, क्योंकि हमारा जो सर्व अंतर यानी कि डी जो है वो प्लस में है। यहाँ देखिए दोनों माइनस में था तो ये माइनस बढ़ता चला गया, क्योंकि ये दोनों माइनस में ही था। ठीक है, देखिए हमने, यह बेसिक था। अब यहां से हमने क्या किया, ये तो हमें ए और डी दिया हुआ था, तब हमने एपी ज्ञात किया। अब हम एपी से ए और डी निकालना सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। तो हमने ए और डी दिया हुआ था तो हमने एपी ज्ञात करना सीखा। अब हम एपी से ए और डी ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास जो सवाल दिया हुआ है, क्या कहा गया कहा गया दिए गए एपी 12 17 22 27 डॉट डॉट का पहला पद एवं सार अंतर ज्ञात करें।
पहला पद और सार्व अंतर, तो हमें पता है कि ये पहला पद होता है, जो सबसे पहले होता है पहला पद होता है। तो हम यहां से लिखेंगे पहला पद ए बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। सार्व अंतर डी बराबर, हमने क्या बोला था डी निकालने का, कि अगले संख्या से पिछले को माइनस करना, हमने ये बताया था। तो a1 a2 यानी कि a2 माइनस a1 कितना आ गया, 17 माइनस 12 कितना आ गया, 5। यही हमारा आंसर हो गया। आप सार अंतर आप चाहें देखिए, 22 माइनस 17 5, 27 माइनस 22 5, तो किसी भी एक को आप निकाल दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला का भी आप निकाल, सेकेंड वाला का आप खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड वाला का आप निकाल लीजिएगा। देखिए यहां हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, प्रथम पद है, प्रथम पद 3 हो गया, सार अंतर 13 माइनस 3 10, 23 माइनस 13 10, तो सार अंतर भी कितना आ गया, सार अंतर 10 आ गया, और प्रथम पद 3 हो गया। इसमें आइए, इसमें तो हमें निकालना होगा, तो इसमें देखिए क्या होगा, प्रथम पद, तो प्रथम पद तो ऐसे ही लिख के आप बता दोगे 3/2 है। सार अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर डी बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है 1/2 माइनस a1 का मान 3/2, एलसीएम लीजिए 2, 1 माइनस 3, तो आंसर आएगा माइनस 2/2, कट के कितना आ गया -1, तो डी का मान कितना आ गया -1। ठीक है, ये देखिए हमारा सार्व अंतर से संबंधित प्रश्न था। अब हम एक और टाइप के प्रश्न को आज हम बात करते हैं। बाकी एक और टाइप का प्रश्न कराने के बाद हम छोड़ देंगे इस वीडियो को, इतना ही। बाकी हम अगले प्रश्न से कुछ और बाकी प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक और टाइप का प्रश्न करा देते हैं। तो इसी टाइप का ना कुछ और प्रश्न पहले मैं दे दे रहा हूं आपको रिविजन करने के लिए, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन मेरा है, प्रथम पद और सार्व अंतर, सार्व अंतर डी निकालें, ठीक है। ये मैं आपको सवाल दे दे रहा हूं, जिसमें आपको मैं एपी दे दे रहा हूं कुछ 33 30 33 30 27 24 एंड सो ऑन। दूसरा हो गया -38 -35 -32 -29 एंड सो ऑन, ठीक है। उसी प्रकार एक और दे हैं आपको 21 21 21 एक और प्रश्न दे रहे हैं आपको 125 120 115 110, ठीक है। ये आपको हम सवाल दिए हैं, कौन सा हो गया देखिएगा। एक सवाल तो आपको ये आ गया, ये तो हालांकि बता दिया, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा बनाकर। और ये 4 सवाल हमने दिया है। बाकी हम एक और तरह का सवाल हम देखते हैं, ठीक है, फिर हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। देखिए मेरे पास सवाल दिया हुआ है, कहा गया दिए गए एपी का अगला 2 पद लिखिए। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि हमें एपी 3 दिया हुआ है और इसमें 1 2 3 पद हमें दिया हुआ है, तो बोला गया अगला 2 पद लिखना है, मतलब चौथा और 5वां पद हमें निकालना है, ठीक है। समझिए यहां से, तब सबसे पहले हमने बात की, सबसे पहले क्या कीजिएगा समझिएगा। सबसे पहले यदि हमें अगला पद ज्ञात करने बोला जाए तो आप ए और डी निकाल लीजिए। सबसे पहले ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। तब देखेंगे पहला पद ए बराबर कितना है 10, सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1,
A2 का मान क्या है 8 माइनस A1 का मान क्या है 10, कितना आ गया -2। तो D का मान आ गया -2 और A का मान 10। कौन सा पद ज्ञात करना है समझिए। तो 1 2 3 पद तो दिया हुआ है, तो चौथा पद हमें चाहिए। तो चौथा पद का मतलब A प्लस 3D होगा ना। तो A का मान क्या है, A का मान 10 प्लस 3 गुना D का मान कितना -2, तभी हो गया 10 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, कितना गया 4। तो चौथा पद आ गया 4। अब एक और पद चाहिए हमें, पांचवा पद। तो पांचवा पद को लिखेंगे A प्लस 4D, यानी A का मान 10 और 4 गुना D का मान -2 है ना। तब यहां क्या आएगा 10 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, कितना आ गया 2। तो पांचवा पद कितना आ गया, पांचवा पद आ गया हमारा 2। तो 2 पद हमें निकालने बोला था, 2 पद हमने निकाल दिया। इसी प्रकार इसको भी बनाइएगा, इसी प्रकार इसे भी बनाइएगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा दोनों प्रश्नों को, बन जाएगा। अब बाकी हम इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। जो बेसिक हमारा था ना, बेसिक आज हमारा समाप्त हो गया। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तब हम nवां पद ज्ञात करना सीखेंगे। यानी कोई सीरीज हमें दिया होगा और यहाँ बोल देगा 17वां पद, 15वां पद, 12वां पद, है ना, कौन सा पद हमें ज्ञात करना है। तब हमें वहां उस टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमने जितना कोशिश था बहुत बेसिक से हमने इस चैप्टर को समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। आप लोग बनाइए, मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।